गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपका आर.एस. करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें अपनी डेवलपमेंट बायो यूनिट चल रही थी, उसमें बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। ये बस मैं तो इसमें अपन आज क्या पढ़ेंगे, एक तो विंड सिग्नलिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, आई लेंस इंडक्शन की, मतलब जो आई का जो लेंस है वो कैसे बनता है। ये बस मैं तो विंड सिग्नलिंग है, उसमें दो टाइप है, एक तो है कैनोनिकल पाथवे और एक है नॉन कैनोनिकल पाथवे। तो देखो कैनोनिकल पाथवे की बात करें तो इसमें बीटा कैट क्या होता है, इन्वॉल्व, बीटा कैटेनिन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये बस में, और फिर इससे आगे जाके क्या होगा, इसका डेवलपमेंट। मतलब ये बीटा कैट जब इन्वॉल्व होगा तो ये कैनोनिकल पाथवे कहाँ काम आता है, डेवलपमेंट के अंदर काम आता है। नॉन कैनोनिकल पाथवे की बात करें तो इसमें बीटा कैट इन्वॉल्व नहीं होता। ये बस नहीं। और ये काम कहाँ कहाँ आता है, एक तो जो साइटोस्केलेटन का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल और वो सब है उनके रीऑर्गेनाइजेशन में, और कहाँ रिलीज होता है और कहाँ काम आता है, कैल्शियम रिलीज के अंदर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जो विंड का नाम है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्रोसोफिला है, ये बस में उसका जो विंग होता है, उस विंग के म्यूटेशन से ये नाम नहीं लिया गया है। ये बस में ये क्या लिया गया है कि जो इनवर्टिब्रेट है उससे कुछ इंटीग्रेटेड हुआ और इस विंड का क्या रखा गया नाम। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इस बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो विंड है वो कहाँ कहाँ काम आता है, फेट क्या है इसका, कि आगे जाके ये क्या बनाएगा। तो ये कोई सेल फेट को डिसाइड कर सकते हैं कि उसके आगे आगे जाके क्या बनाना है, मेसोडर्म या एपिडर्म। लिम्ब का डेवलपमेंट में ये काम आ सकता है, मतलब जो हाथ और पैर होते हैं उसके डेवलपमेंट में ये काम आ सकता है। प्रोलिफ्रेशन में भी ये काम आ सकता है। ये बस मैं प्रोलिफ्रेशन में ये काम आ सकता है। कोई पोलरिटी है एंटीरियर पोस्टीरियर, उनको डिसाइड करने में भी ये विंड काम आ सकता है। तो अब बात करते हैं विंड की सिग्नलिंग में। तो जो विंड है वो खुद क्या है, लिगेंड। ये बस मैं तो अब ये खुद लिगेंड है तो ये किसके ऊपर बाइंड करेगा, रिसेप्टर। तो जो विंड का जो रिसेप्टर है उसका नाम क्या है, फ्रीजल्ट। ये बस में क्या नाम है, फ्रीजल्ट रिसेप्टर। और ये क्या होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, मतलब मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस करता है, 7 टाइम। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब विंड अब्सेंट होता है तो क्या होता है, और विंड प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। तो देखो विंड एब्सेंट है मतलब लिगेंड एब्सेंट है। ये बस में तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या है, फ्रीजल्ड रिसेप्टर। और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस रिसेप्टर के पास दूसरा रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या है, को रिसेप्टर। ये बस में जिसका नाम क्या है, LRP56। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो DSH है ना वो ब्लॉक करता है GSK3 को, और GSK3 ब्लॉक करता है बीटा कैट को। ये बस नहीं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो डिसहेब्ल्ड या DSH है वो एक ही बात है। तो जो डिसहेब्ल्ड है वो क्या है, इनएक्टिव है। DSH यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव है। ये बस मैं इनएक्टिव है। तो अब देखो इसके बाद बात करें तो जो GSK3 है वो ब्लॉक करता है किसको, बीटा कैट को। ये बस मैं अब यहाँ पे DSH खुद क्या है, इनएक्टिव, तो GSK3 क्या रहेगा, एक्टिव। ये बस मैं ये खुद अब काम नहीं कर रहा तो क्या इसको ब्लॉक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो GSK3 यहाँ क्या रहेगा, एक्टिव। जब GSK3 एक्टिव होता है तो बीटा कैट क्या हो जाता है, ब्लॉक। बोले तो अब जो बीटा कैट है उसका क्या होगा, यूबी क्विटिनेशन, मतलब बीटा कैट पे बहुत सारे क्या लग जाएंगे, यूबी लग जाएंगे। ये बस मैं क्योंकि यहाँ पे GSK3 क्या है, एक्टिव। तो एक्जेन GSK3 और CK1 ये क्या करता है, बीटा कैट के ऊपर क्या लगा देते हैं, यूबी का टैग। और जिसके ऊपर भी यूबी का टैग लगेगा वो कहाँ जाएगा, UPS में, या फिर प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन होगा उसका, और बीटा कैट क्या हो जाएगा, डिग्रेड। और जो बीटा कैट है ना वो किसकी तरह काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा ही नहीं। ये बस में तो DNA पे कोई बाइंड होगा ही नहीं, तो RNA और प्रोटीन इससे बनेगा नहीं, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। और वैसे देखो विंड एब्सेंट है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रेजेंट होना भी नहीं चाहिए। क्या रिस्पॉन्स होगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो ये बस नहीं, तो क्या होगा कि विंड जब एब्सेंट होता है तो रिसेप्टर क्या होता है, फ्री होता है, मतलब कोई लिगेंड बाइंड नहीं है। तो DSH क्या रहता है, इनएक्टिव। ये बस नहीं। तो अब देखो सीधा याद रखना है, DSH ब्लॉक करता है GSK3 को और GSK3 ब्लॉक करता है बीटा कैट को। तो देखो DSH ब्लॉक करता था GSK3 को, अब DSH खुद क्या है, इनएक्टिव। तो GSK3 बोल दो, एक्सिन बोल दो या CK1 बोल दो, ये क्या रहेगा यहाँ एक्टिव, क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिव। ये बस में अब ये GSK3 एक्टिव है तो ये बीटा कैट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा या डिग्रेड करेगा। कैसे डिग्रेड करेगा, बहुत सारे यूबी के टैग लगा देगा। तो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। अब जो बीटा कैटेनिन है वो न्यूक्लियस में नहीं जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। तो अब यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ये बस में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब लिगेंड प्रेजेंट हो, ये बस में जब लिगेंड प्रेजेंट हो, विंड प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, ये विंड बाइंड होता है किस पे, फ्रीजल्ड रिसेप्टर पे।
जैसे ही विंट बाइंड होता है फ्रिजल्ट रिसेप्टर के ऊपर तो डीएसएच क्या हो जाता है, एक्टिव। ये बस में अब डीएसएच खुद एक्टिव है तो जीएस के थ्री को क्या करेगा, ब्लॉक। ये बस में जीएस के थ्री को क्या करेगा, ब्लॉक। अब देखो जो जीएस के थ्री है वो बीटा कैट को ब्लॉक करता था, लेकिन अब जीएस के थ्री खुद क्या है, ब्लॉक। अब जो खुद ब्लॉक होता है वो दूसरों को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो जीएस के थ्री खुद ब्लॉक है तो बीटा कैट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो बीटा कैट क्या हो जाएगा, फ्री। ये बस में अब बीटा कैट कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये बस में तो डीएसएच ब्लॉक करता है जीएस के थ्री को, जीएस के थ्री ब्लॉक करता है बीटा कैट को। जब डीएसएच एक्टिव होगा तो जीएस के थ्री ब्लॉक, अब खुद जीएस के थ्री ब्लॉक तो बीटा कैट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, बीटा कैट क्या हो जाएगा, फ्री। तो देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब लिगेंड प्रेजेंट होता है तो विंट बाइंड होता है रिसेप्टर के ऊपर, ये बस में फ्रिजल्ट रिसेप्टर के ऊपर, और डीएसएच डिसहेल्ड यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव। ये बस में तो यहाँ पे देखो जब लिगेंड प्रेजेंट होता है तो जो विंट है वो कहाँ बाइंड होगा, रिसेप्टर के ऊपर जिसका नाम क्या है, फ्रिजल्ट। इससे क्या होगा, जो डीएसएच है डिसहेल्ड है वो क्या रहेगा, एक्टिव। अब देखो जो खुद डीएसएच है वो क्या है यहाँ पे, एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, CK1 एक्जीन और जीएस के थ्री, ये बस में इसको क्या कर देगा, ब्लॉक। ये बस में अब जो जीएस के थ्री है वो खुद ब्लॉक हो गया तो अब ये बीटा कैट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जीएस के थ्री है वो बीटा कैट के साथ बाइंड नहीं होगा, और जब बाइंड नहीं हुआ तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो बीटा कैट क्या रहेगा यहाँ पे, फ्री। मतलब जीएस के थ्री खुद ब्लॉक है तो बीटा कैट को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो बीटा कैट क्या रहेगा, फ्री। और बीटा कैट कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन कैनोनिकल पाथवे जिसमें बीटा कैट इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखो इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, विंट है, और पूरा क्या है, रिसेप्टर। ये बस नहीं, तो रिसेप्टर के साथ क्या बाइंड है, डीएसएच बाइंड है, और इसी के साइड में ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसमें क्या है, G2 गामा और बीटा। ये बस नहीं, ये तीनों क्या करते हैं, ये जो रो जीटी पेज है उसको एक्टिव करते हैं, और ये कहाँ काम आता है, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर है उसको अरेंज करने में। तो ये नेट के अंदर है कि रो जीटी पेज है, ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, बोले तो सिंगल सब यूनिट की प्रोटीन है, ये कहाँ काम आती है, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बस में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आई लेंस इंडक्शन की, कि आई का जो लेंस है वो कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले मान लो क्या होगा कि फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट। फिर क्या स्टेज आती है, मोरूला, फिर ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, फिर उसके बाद है न्यूरुलेशन स्टेज। ये बस में उसमें क्या होता है, ब्रेन बनता है, और ब्रेन के बाद उसके आगे की तरफ क्या बनता है, आई की स्ट्रक्चर। फिर न्यूरुलेशन स्टेज से न्यूरल प्लेट बनेगी, फिर क्या बनेगी, न्यूरल ट्यूब। अब जो न्यूरल ट्यूब है वो क्या हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है जिसमें ब्रेन और क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो आई क्या होता है, आँख क्या होता है कि जो हाईली स्पेशलाइज जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट है, एक्सटेंड पार्ट है ब्रेन का, उसको क्या बोलते हैं, आई। तो आपको यहाँ पे इसमें क्या पढ़ना है कि आई का जो लेंस है वो कैसे बनता है। ये बस में आई, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि जो आई का जो लेंस है वो कैसे बनता है। तो ये क्या है, जैसे मान लो पूरा हेड है और इस बाहर ऊपर वाले पार्ट का यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन। ये जो आगे वाला रीजन इसको बोलते हैं एक्टोडम, या और क्या बोल सकते हैं, हेड एक्टोडम या सरफेस एक्टोडम। ये किसकी तरह काम करेगा, रिस्पॉन्डर। मतलब इसको कोई सिग्नल मिलेगा, इसको क्या करेगा, वो सिग्नल को रिस्पॉन्स देगा। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल वेसिकल, और ये क्या करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है, बोले तो इसको क्या देगा, सिग्नल। यहाँ पे जो इंडक्टिव सिग्नल है, मतलब सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं, BMP4 हो सकता है, FGF8 हो सकता है, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब ये सिग्नल इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के बीच जो कॉम्पिटेंस होता है, मतलब एक सिग्नल के प्रति जो रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी। तो ये कॉम्पिटेंसी कौन प्रोवाइड करता है, तो एक फैक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, PEG-6। तो ये नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है पूरा प्रोसेस, कि ये क्या है, हेड एक्टोडम या सरफेस एक्टोडम है, और ये बीच वाला बोलते हैं ऑप्टिकल वेसिकल। तो ये ऑप्टिकल वेसिकल क्या करता है, ये क्या करता है, सिग्नल देता है हेड एक्टोडम को, ये बस नहीं। और इससे क्या होगा कि ये सिग्नल क्या देता है हेड एक्टोडम को, ये BMP4 और FGF8 क्या करता है, रिलीज। ये बस नहीं, BMP4 और FGF8 क्या करता है, रिलीज।
और यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, पैक्स 6। और यहाँ पे क्या बन जाता है, लेंस प्लेकोडा। ये बस मैं ये बस नहीं, तो यहाँ पे पैक्स 6 हो गया। ये क्या है, कॉम्पिटेंट फैक्टर। और इसे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, थिक। ये बस नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, रेसिप्रोकल सिग्नलिंग। मतलब जो इंड्यूसर है वो तो रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा, और जो रिस्पॉन्डर है वो इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, ऑप्टिकल वेसिकल क्या था, इंड्यूसर। तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिस्पॉन्डर। और जो लेंस प्लेकोड है वो काम करेगा इंड्यूसर की तरह। मतलब ये सिग्नल देगा और ये रिस्पॉन्स करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो लेंस प्लेकोडा और जो इधर वाला है उसके बीच में क्या बनेगा, लेंस। ये बस में आई का लेंस। और ये जो आउटर लेयर है ये कैसे बनती है, पिगमेंटेड। और जो इनर लेयर है वो किसकी तरह काम करता है, रेटिना, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे क्या बनता है, आई लेंस। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं न्यूरल सेल की, जो क्या होते हैं, इवेजिनेट, बाहर आके क्या बनाते हैं, ऑप्टिकल वेसिकल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। ऐसे ही बात करें, जो ओवी है, ऑप्टिकल वेसिकल, वो इंड्यूसर की तरह काम करता है और क्या रिलीज करेगा, इंडक्टिव सिग्नल। इंडक्टिव सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं, BMP4 हो सकता है, FGF8 हो सकता है। और इसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा, हेड एक्टोडर्म करेगा, जो क्या है, रिस्पॉन्डर है, इस सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव। अब देखो, जो BMP4 है वो तो SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करता है, एक्टिव। और जो FGF8 है वो करता है LMAF को एक्टिव। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ऑप्टिकल वेसिकल सिग्नल रिलीज करता है BMP4 और FGF8। ये बस में ये क्या है, इंडक्टिव सिग्नल। किसको देंगे ये सिग्नल, हेड एक्टोडर्म को। तो इन दोनों के बीच कॉम्पिटेंसी कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा फैक्टर करता है, पैक्स 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BMP4 क्या करता है, SOX2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करेगा, एक्टिव। और जो FGF8 है वो LMAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करता है, एक्टिव। अब देखो, बात करें पैक्स 6, LMAF और SOX2, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डेल्टा क्रिस्टलाइन जीन को क्या करते हैं, एक्टिव। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, लेंस के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी नेट के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें, जो आई है, गैस्ट्रुला स्टेज में बात करें, जो एम्ब्रियो है उसमें एक्टो, मीजो और एंडो। जो ऊपर वाला रीजन है, एंट्री रीजन, वो क्या बनाएगा, ब्रेन। और ब्रेन में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, नोकिन, RX1, OTX, PEX6 और 6-3। ये क्या करते हैं, आई फील्ड को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब यहाँ क्या बनेगी, आई। और जो नीचे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पे ये पूरा क्या है, न्यूरल ट्यूब। तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, ये क्या बजा के जाता है, ये क्या कहाँ क्या बनेगा, स्पाइनल कोड। ये दोनों पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल ओवर बात है कि आई लेंस के जो डेवलपमेंट है उसमें स्टेज कितनी होती है, 3 स्टेज। पहले क्या होगा कि OV एज ए काम करेगा, ऑप्टिकल वेसिकल, इंड्यूसर की तरह काम करेगा, बोले तो सिग्नल रिलीज करेगा। अब जो लेंस प्लेकोड है वो रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा। ये बस में मतलब ये क्या करेगा, उस सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और जो ऑप्टिकल वेसिकल और लेंस प्लेकोइड है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंडक्शन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्लास में अपन क्या बात करेंगे, जो आई लेंस, जो डेवलपमेंट आई लेंस इंडक्शन, उस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे। ये बस मैं ही, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।